नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर मतलब की में और दिन भर की वो तमाम खबरें जो वाकई में आपके मतलब की है और जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। उन खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट और बड़ी खबर कमलेश हत्या की बात करेंगे, कमलेश हत्याकांड की बात करेंगे। तो इसमें नया डेवलपमेंट ये है कि सूरत में पहुंची है यहाँ यूपी पुलिस की टीम, उस दुकान पर पहुंची है जहां से कमलेश के हत्यारों ने मिठाई का डिब्बा खरीदा था, मिठाई का डिब्बा लिया था। लेकिन अभी भी आपको बता दें कि जो भी कातिल है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके हैं। तो सूरत में कमलेश तिवारी हत्या केस जांच के लिए यूपी पुलिस की टीम पहुंची और जो स्वीट मार्ट है, जो दुकान है, वहां गई है और जो सीसीटीवी फुटेज थे उन्हें खंगाला गया है। तो लगभग 25 ऐसे अलग अलग जगह से इन हथियारों के फुटेज मिले हैं और एक और फुटेज आज सूरत में खंगाला गया जहां से वो मिठाई के डिब्बे खरीदे गए थे जिसके अंदर असलहा रखकर ये हत्यारे कमलेश तिवारी के पास पहुंचे थे। अयोध्या में दीपोत्सव को और भी ज्यादा दिव्य और भी ज्यादा भव्य बनाने के लिए भगवान श्री राम और हनुमान जी की 3 मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। और आपको ये बता दें कि पिछली बार जहां ये मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस की थी, इस बार ये मूर्तियां फाइबर की होंगी। तो ये अलग अलग स्थानों पर इन मूर्तियों को लगाया जाएगा। नया घाट पर लगने वाली मूर्ति में हनुमान जी के कंधे पर भगवान राम और लक्ष्मण होंगे। वहीं हनुमान गुफा में लगने वाली जो मूर्ति है उसमें सीना चीरे हुए हनुमान जी की प्रतिमा होगी और जो तीसरी मूर्ति राम की पैड़ी में लगने वाली है उसमें भगवान श्री राम की धनुषधारी मूर्ति पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का, श्रद्धा का केंद्र रहेंगी। तो जैसा कि हमने बताया कि पिछले बार जब दीपोत्सव हुआ था तब भी मूर्तियां लगाई गई थी, लेकिन वो मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस की थी जो बारिश की वजह से खराब हो गई। तो इसलिए अब यहाँ पर सुधार ये किया गया है कि प्रयागराज से फाइबर की मूर्तियों को मंगाया गया है जिस पर किसी भी तरह के मौसम का असर नहीं पड़ेगा। राम की मूर्तियां और हनुमान जी की आ रही हैं, वो कहाँ लगेंगी? वो यहाँ राम की पड़ी पर लगाई जा रही है, उसकी तैयारी चल रही है। वही राम की पड़ी पर ही लगेगी और बहुत सुंदर और भव्य मूर्तियाँ होंगी, उससे एक अच्छा माहौल। ये फाइबर की मूर्तियाँ हैं जिसमें हनुमान जी के कंधे पर भगवान राम और लक्ष्मण जी विराजेंगे और ये 18 फीट की फाइबर की मूर्तियाँ हैं जिसे नए घाट के राम की पैड़ी पर यथास्थान देख के स्थापित किए जाएंगे। और इसी खबर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, दीपोत्सव का रोस्टर जारी हो गया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, तो किस किस तरीके से कार्यक्रम होने हैं वो सब कुछ तय हो गया क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं और ऐसे में जबकि मुख्यमंत्री खुद इस उत्सव को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं तो प्रशासन हर तरह की तैयारी कर रहा है। तो 24 अक्टूबर से शुरू हो रहा है 3 दिवसीय दीपोत्सव, उसको लेकर रोस्टर जारी हो गया है। तो सुबह 6 बजे 24 अक्टूबर को राम बारात निकलेगी, साथ ही पैड़ी से रन पर आस्था, यहाँ पर ये भी हम देख सकते हैं रन फॉर आस्था। 26 अक्टूबर को साकेत महाविद्यालय से 11 ट्रकों पर भगवान श्री राम के जीवन वृत्त पर भव्य झांकियां निकलेंगी। गुप्ता घाट के साथ साथ अयोध्या के अलग अलग स्थलों पर 10 लघु मंचों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े केवी शुक्ला, तो जरा बताइए किस तरह से कार्यक्रम रखे गए हैं इस बार? देखिए, 2 दीपोत्सव सीएम का बीत चुका है, तीसरा दीपोत्सव है। इसको और भव्य बनाने के लिए 3 दिवसीय दीपोत्सव किया जा रहा है। 24 अक्टूबर से शुरू होगा और लास्ट डे दीपावली के एक दिन पहले छोटी दीपावली होती है, उस दिन जो है दीपोत्सव होगा। और 26 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से साकेत महाविद्यालय से एक झांकी निकलेगी जो रामचरित मानस के 7 कांड है, 7 कांड के आधारित पे होंगी। इसके अलावा नया घाट, राम पैड़ी, रामकथा पार्क, गुप्तार घाट, भरत कुंड है, इन जगहों पर जगह जगह अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। रामलीलाएं मंचन होगी। इस बार 5 विदेशी जो रामलीलाएं आ रही है वह मंचन करेगी, भजन होगा, नृत्य नाटिका होगी। जितने भी विधाएं हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम सारे आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो राम की पैड़ी पर जो है वाटर शो होगा, उस वाटर शो में भगवान राम के पैदा होने से लेकर राजाभिषेक तक पूरे वाटर शो का जो है कार्यक्रम किया जाएगा, आतिशबाजी होगी। तो कुल मिलाकर जो दीपोत्सव होगा इस बार भव्य किया जा रहा है। राम की पैड़ी पर इस बार 5 लाख यहाँ पर जो हम बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री खास दिलचस्पी इस पे लेते हैं तो इसलिए कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो दीपोत्सव में किस दिन कौन कौन से कार्यक्रम होंगे ये तय हो चुका है, यानी कि उसका रोस्टर जारी हो चुका है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को एक ऐप के जरिए वाराणसी यानी कि अपने संसदीय क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करने वाले हैं और इसको लेकर जो मुस्लिम महिलाएं खासतौर पर वो बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। तो मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से संवाद करेंगे। जैसी खबर वाराणसी में मिली तो दीपावली से पहले ही यहां उत्सव का जैसा माहौल हो गया है। तो मुस्लिम महिलाएं इतनी ज्यादा उत्साहित है कि हाथ में मोबाइल लिए अब लगातार मोदी ऐप को डाउनलोड कर रही हैं, क्योंकि इस बार वो अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री से मुखातिब होने का मौका छोड़ना नहीं चाहती है। सुझाव ले सकते हैं, दे सकते हैं माननीय मोदी जी का, ये बहुत अच्छा हम लोग के लिए बहुत अच्छा है और बहुत उत्साह है। उस दिन का इंतजार हम लोग को बेसब्री से है। और मैं मुस्लिम इलाकों में जा भी रही हूँ और जिनको नहीं मालूम इसके लिए उनको जागरूक कर रही हूँ, बता रही हूँ कि ऐप के जरिए आप अपना उनसे सुझाव मांगे और आप खास करके उस दिन मोबाइल लेके बैठिए ताकि आप उनको अपना सुझाव दे सके या ले सके। बहुत सारा उनको सुझाव देना चाहेंगे, उनसे भी सुझाव लेना चाहेंगे, क्योंकि हम लोगों उनके जरिए ही आज हम लोग आत्मनिर्भर हुए हैं। तो जितनी महिलाएं हैं सब उनकी वजह से आत्मनिर्भर है, 3 तलाक से मुक्ति हुई है। तो हम तो चाहेंगे उनसे और भी उनसे संवाद करें और जितनी भी है महिलाएं वो भी करेंगी। और हम लोग घर घर जाके सबको कह रहे हैं कि आप लोग भी चलिए, आप लोग भी मोदी ऐप से जुड़िए, आप भी अपनी बात कहिए। जो आपको रोजगार नहीं मिल रहा है रोजगार के लिए कहिए। चलिए और अब बात करते हैं राजनीति के शहंशाह अमित शाह की, जो आज 55 साल के हो गए हैं। आज जन्मदिन है अमित शाह का। तो बीजेपी के चाणक्य अमित शाह को कहा जाता है। जाहिर सी बात है, जिस तरह लगातार बीजेपी आगे बढ़ रही है और सत्ता में दोबारा काबिज हुई है, तो ऐसे में अमित शाह का जन्मदिन पूरे धूमधाम से मना रही बीजेपी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अमित शाह को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह को कर्मठ, अनुभवी और कुशल संगठनकर्ता बताया है। साथ ही उन्होंने उनकी तारीफ में लिखा है कि वो भारत को सशक्त, सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। शाह के जन्मदिन पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दिग्गज नेताओं ने भी उन्हें शुभकामनाएं और बधाई दी है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट किया है अमित शाह के जन्मदिन पर, वो देख सकते हैं। कर्मठ, अनुभवी, कुशल संगठनकर्ता एवं मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अमित शाह जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। सरकार में बहुमूल्य भूमिका निभाने के साथ ही वो भारत को सशक्त और सुरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ईश्वर उन्हें दीर्घायु रखे और सदा स्वस्थ रखे। तो एक ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई दी है अमित शाह को और उन्होंने भी क्या कुछ शुभकामनाएं दी हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने यहां पर खास तरह के टिप्स भी दिए हैं यहां पर और उन्हें अद्भुत राजनीतिक प्रतिभा का धनी बताया है। तो लिखा है, धनी कुशल रणनीतिकार, नए भारत के निर्माण के लिए निरंतर प्रयत्नशील बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी को उनके जन्मदिन पर अनंत शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से आपके स्वस्थ, समृद्ध और सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। तो ये शुभ संदेश जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अमित शाह के लिए। तो चलिए आपको बताते हैं बीजेपी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाले अमित शाह का निजी और राजनीतिक जीवन कैसा रहा। राजनीति के शहंशाह का जन्मदिन, 55 साल के हुए अमित शाह। बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह। अमित शाह को मौजूदा राजनीति का चाणक्य माना जाता है। हालांकि उनके शेयर ब्रोकर से राजनीति का शहंशाह बनने तक का सफर बेहद दिलचस्प है। शाह ने संभाली कमान तो बीजेपी ने भरी उड़ान। अमित शाह ने जब से बीजेपी अध्यक्ष की कमान संभाली है तब से पार्टी ने कई मुकाम हासिल किए। हालांकि उनको राजनीति विरासत में नहीं मिली है, लेकिन जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। 16 साल की उम्र में स्वयं सेवक बन गए थे शाह।
अमित शाह साल 1980 में 16 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बन गए। उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 1986 में मुलाकात हुई थी और यह मुलाकात दोस्ती में तब्दील हो गई। शाह ने गुजरात प्रदेश वित्त निगम को घाटे से निकाला। अमित शाह साल 1995 में गुजरात प्रदेश वित्त निगम के अध्यक्ष बने। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान न सिर्फ निगम को घाटे से बाहर निकाला बल्कि इसके मुनाफे में 214% तक की वृद्धि कराई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री बने शाह। अमित शाह की क्षमता को देखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाकर 80 सांसदों वाले उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया। इसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 71 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसके बाद जुलाई 2014 में अमित शाह को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। वो पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष हैं। उनको 24 जनवरी 2016 को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दोबारा से चुना गया और वो अभी तक इस पद पर बने हुए हैं। दूसरी बार जब मोदी सरकार लोकसभा चुनाव जीतकर केंद्र की सत्ता में आई तो अमित शाह को केंद्रीय गृह मंत्री बनाया गया। इसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने जैसे कई ऐतिहासिक कदम उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 22 अक्टूबर 1964 गुजरात का मानसा, यही वो तारीख है, यही वो जगह है जहां हुआ था भारतीय राजनीति के शहंशाह का जन्म। तब किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था कि ये बच्चा राजनीति की एक नई इबारत लिखने जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह इसी घर में पैदा हुए थे और यहाँ ही वो पले बड़े थे। स्कूलिंग तक मानसा में उन्होंने पढ़ाई की और अपना पहला चुनाव जो स्कूल में लड़ा था वो यहीं से ही लड़ा था। खास करके मानसा शहर में उनके दादा और उनके परदादा वो यहाँ के नगर सेठ थे और यहाँ उनका काफी बड़ा रुतबा भी रहा था। पहले से ही मानसा सिटी में उनके परिवार का दबदबा रहा था। तो ये वो जन्मस्थली हमने दिखाई जहां पर जन्म हुआ अमित शाह का। उनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो मानसा के विठलदास जो स्कूल था, गुलाबचंद विठलदास नागरदास बाल मंदिर, वहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की, जहां वो 4वीं कक्षा तक पढ़े और 5वीं कक्षा में अमित शाह क्लास मॉनिटर भी बने। यानी कि कह सकते हैं कि जो नेतृत्व क्षमता थी अमित शाह में वो शुरुआत से ही थी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मानसा की इसी प्राथमिक स्कूल में अभ्यास किया है। यहाँ 1 से लेके 4वीं तक का उन्होंने अभ्यास किया है। ये विठलदास गुलाबचंद नागरदास ट्रस्ट बाल मंदिर मानसा है। यहाँ 70 से लेकर 72 का जो पीरियड है उस दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के वर्तमान गृह मंत्री ने यहाँ अभ्यास किया है। तो यहां से पढ़ाई लिखाई शुरू हुई अमित शाह की और उसके बाद भी उनका मानसा से एक लगाव बना रहा। जब वो विधायक बने तो उन्होंने मानसा में कम्युनिटी हॉल बनवाया और ये हॉल का नाम उन्होंने अपने पिता के नाम पर रखा था। सरखेज विधानसभा के विधायक के तौर पे मानसा में एक कम्युनिटी हॉल का डेवलपमेंट किया था और एक कम्युनिटी हॉल जो है उसको अपने पिताजी का नाम दिया था अनिल चंद्र गोकरदास शाह। बतौर विधायक के तौर पे 9,22,000 का उन्होंने दान दिया था और पूरा ये रीडेवलपमेंट करवाया था और बतौर चीफ गेस्ट उन्होंने यहाँ आके ये कम्युनिटी हॉल है उनका इनॉग्रेशन किया था। इस कम्युनिटी हॉल में बतौर चीफ गेस्ट वो मौजूद रहे थे और अभी यहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है उनको ये हॉल दे दिया गया है। तो ये कुछ बातें हैं जो शायद आपको नहीं पता हो अमित शाह के बारे में, तो वो भी हम आपको बता रहे हैं। सोमवार मंदिर के ट्रस्ट के साथ जुड़े हैं, सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के साथ। और शाह की अगर माता की बात करें तो कुसुम्बा उनका नाम है और वो एक गांधीवादी थी। तो मां ने बेटे को विरासत के तौर पर लाइब्रेरी दी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमित शाह में जो पुस्तकों के प्रति प्रेम है, दरअसल ये प्रेम उन्हें
मां से मिला और उनकी लाइब्रेरी में गीता के साथ साथ बाइबल भी है, कुरान भी है। और अमित शाह की माताजी ही थी जिन्होंने अमित शाह को खादी पहनने की प्रेरणा दी थी। तो कुछ ऐसी बातें जो आप और हम नहीं जानते हैं, एक बस राजनेता के तौर पर अमित शाह को जानते हैं, तो कुछ ऐसे अनछुए पहलू, अनछुई बातें वो हम आपके सामने आज रख रहे हैं। शाह का बचपन से ही पुस्तक और पुस्तकालय से प्रेम था और ये प्रेम उनका जो गांव है मानसा, वहाँ के पुस्तकालय में दिखाई देता है। यहाँ बचपन से ही वो जो पुस्तक है वो पढ़ाई करते थे अपने दोस्तों के साथ। यहाँ जो ये महात्मा गांधी सर्व विद्यालय पुस्तकालय है वहाँ आते थे और नए नए पुस्तक यहाँ से लेके पढ़ाई करते थे और ये पुस्तक प्रेम उनका फिर आगे बढ़ा और अनेक विषय के ऊपर उन्होंने अनेक पुस्तकें पढ़ी और नया नया ज्ञान अर्जित किया। गुजरात के मानसा का ये बहुचर माता का मंदिर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के जीवन में काफी मायने रखता है। इस माता के मंदिर के साथ उनकी काफी आस्था जुड़ी हुई है और अपने जीवन के जो भी शुभ कार्य है या संकट के समय पर वो माता के मंदिर का माथा टेकने जरूर आते हैं। साल में एक बार वो जरूर इस माता के मंदिर पे आते हैं और नवरात्रा के जो दूसरे दिन यहाँ आते हैं और यहाँ पूजा अर्चन करते हैं, परिवार के साथ माता का दर्शन करते हैं। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थान थे जो अमित शाह के प्रारंभिक जीवन से जुड़े रहे और आज भी ये जुड़ाव, ये लगाव अमित शाह के मन में इस जमीन को लेकर, इस जगह को लेकर बना हुआ है। तो फिलहाल बात करें अब आज की, जबकि अमित शाह जन्मदिन मना रहे हैं, अपना पूरा देश उन्हें एक शहंशाह के रूप में जान रहा है, राजनीति के शहंशाह के रूप में। तो कानपुर के बच्चों ने भी अमित शाह को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। किदवई नगर के नौरैया खेड़ा स्थित प्राथमिक विद्यालय में बच्चों ने भोजन अवकाश के समय अमित शाह का 55वां जन्मदिन कैसे मनाया, ये जरा आप तस्वीरों में देखिए। बाकायदा केक काट कर यहाँ अपने देश के गृह मंत्री को इन बच्चों ने जन्मदिन की बधाई दी और साथ में इच्छा भी जताई कि वो अपने देश के गृह मंत्री के साथ हवा। स्वागत है ब्रेक के बाद। बीते जमाने की मशहूर अदाकारा मधुबाला आजकल नए रंग में, नए रूप में नजर आ रही हैं। जी हां, ये 60s की मधुबाला नहीं है, बल्कि काफी हद तक उनके जैसे दिखने वाली प्रियंका कंडवाल हैं, जो आजकल सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। तो आप मिलिए आज की मधुबाला से और हमें दीजिए इजाजत। देखा